हेलो फ्रेंड्स, विजन लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपको जैसे पिछली क्लासों में पढ़ाया हूँ, आज भी आगे कंटिन्यू करूँगा। फ्रेंड, हम एक मोटिवेशनल लाइन से आज फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लासों में देखा होगा, हर क्लास में एक मोटिवेशनल लाइन बोल रहा हूँ। आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम लोग ये बोल रहे हैं, जिससे आप लोग मोटिवेट रहें और अपना प्रयास करते रहें। एक सुनिएगा, एक लाइन है, वस्तुएं बल से छीनी या धन से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान केवल अध्ययन द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसी लाइन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा फ्रेंड्स कि हम लोग संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा किए थे। उस चर्चा के क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया फ्रेंड्स? 1946 में। तो संविधान सभा के निर्माण से पहले कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जो संविधान सभा के गठन की बात करता है। तो क्या एकाएक ऐसा सपना आया होगा ब्रिटेन को कि संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन लाया? नहीं, ऐसा नहीं। इसकी पृष्ठभूमि में कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिससे संविधान सभा के गठन की बात की गई। तो इसके पृष्ठभूमि में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध से देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी? 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है। उन्नीस सौ 14 से 18 के बीच में मित्र प्रथम विश्व युद्ध होता है। इस प्रथम विश्व युद्ध में आपने देखा होगा कि ब्रिटेन लड़ रहा था और भारत को इस युद्ध में शामिल करने के लिए बार बार कह रहा था कि सेना में भारतीय शामिल हो। लेकिन भारतीयों से ये भी साथ में कह रहा था कि आप लोग सेना में शामिल होइए, आगे हम आपको जो मांगे होंगी आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसी बीच युद्ध में, आपके प्रथम विश्व युद्ध के बीच में ही गांधी जी का आगमन हो गया था। गांधी जी भारत में आ गए थे, उनका आगमन होता है। गांधी जी कहते हैं, भारतीयों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग युद्ध में शामिल होइए, ब्रिटेन कह रहा है तो आपकी मांगों को पूरा करेगा। इस वजह से गांधी जी के ऊपर कई बार आरोप लगते हैं कि गांधी जी भर्ती करने वाले एजेंट हैं। यानी भर्ती करने वाले एजेंट का कहने का तात्पर्य वहाँ पे यह है कि गांधी जी भारतीयों को कह के ब्रिटेन की सेना में शामिल कर रहे हैं और वो लोग जाके युद्ध कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत को युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ हासिल नहीं होता है। उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी मांगों को मंगवाने के लिए आंदोलन को तेज करते हैं। इसी क्रम में आगे जब द्वितीय विश्व युद्ध आता है, 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध हमारा कब हुआ? 1939 से 45 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी मित्र? कंजर्वेटिव पार्टी की। कंजर्वेटिव पार्टी की उस समय ब्रिटेन में सरकार थी। उसके पीएम उस समय थे विंस्टन चर्चिल। ठीक फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध में कब हुआ? 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। उसके प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। आज का ब्रिटेन अगर देख रहे होंगे, आज के ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जिसे आप यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, वो कंजर्वेटिव पार्टी के ही क्या है? प्रधानमंत्री हैं। व्यक्ति के रूप में वो 77 है, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में 55वें व्यक्ति हैं। कौन? बोरिस जॉनसन। तो द्वितीय विश्व युद्ध में होता क्या है कि ब्रिटेन पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है। क्योंकि दबाव होता है? ब्रिटेन जो होता है मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ रहा था। जापान, यूएसए का बहुत दबाव को देखते हुए ब्रिटेन करता क्या है कि एक क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजता है। क्रिप्स प्रस्ताव भारत आता है 1942 में। हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन
क्रिप्स मिशन मित्र भारत में आता है 1942 में। जब क्रिप्स मिशन भारत में आता है, यह अपना प्रस्ताव रखता है, भारतीय हर नेताओं से मिलता है और कहता है कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होइए, ब्रिटेन का साथ दीजिए और आपके जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है हम लोग आपको संविधान सभा की जो आपकी मांग है उस मांग को पूरा करेंगे। लेकिन ब्रिटेन की इस मांग पे किसी को भरोसा नहीं था कि ब्रिटेन ऐसा काम करेगा। इस मांग को ब्रिटेन का जो क्रिप्स प्रस्ताव आता है क्रिप्स मिशन के बाद में, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। एक बार मैं फिर से बताता हूँ मित्र, गांधी जी ने कहा था इसे पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक कहने का तात्पर्य है ऐसा चेक जो बीत चुका है, यानी उसका डेट अब आप कैश कराने लायक नहीं है। नेहरू जी क्या कहते हैं, एक टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। प्रश्न बनता है कि किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, तो गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। और टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था। अब यहाँ प्रश्न बनता है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेगा, क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आप बता सकते हैं 1942 में आता है। फ्रेंड, इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1945 में 1945 में आम चुनाव होते हैं ब्रिटेन में। आम चुनाव में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। किसकी सरकार बनती है मित्र? लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। कहाँ पे बन रही है फ्रेंड? ब्रिटेन में। लेबर पार्टी की सरकार में उस समय उसके प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक फ्रेंड, तो आपसे एग्जाम में यहाँ भी प्रश्न बन जा रहा है 1945 के आम चुनाव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी के। ठीक, उसके बाद 14 मार्च 1942 को हाउस ऑफ कॉमन, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन में बैठक होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठक होती है 14 मार्च 1946 को, जिसमें दो प्रस्ताव आते हैं। कैसे प्रस्ताव आते हैं? यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, दो प्रस्ताव आ रहे हैं 14 मार्च 1946। एक स्वतंत्रता की बात हो रही है, दूसरा है संविधान सभा की। संविधान सभा की यह प्रस्ताव क्लीमेंट एटली ला रहे हैं अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में। भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं और एक प्रस्ताव में उनके था भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उनके सदन में प्रस्ताव आता है और वहां पर चर्चा होता है। चर्चा करने के क्रम में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। ठीक, 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। तब हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के लिए यानी क्लीमेंट एटली ने प्रस्ताव कब लाया था कैबिनेट मिशन के लिए? 14 मार्च 1946 को एक प्रस्ताव लाया था। अभी जो आपका कैबिनेट मिशन आया, हम समझने की कोशिश करते हैं कैबिनेट क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, कैबिनेट क्या है। आप लोग देखे होंगे जैसे अपने यहाँ कैबिनेट क्या है, एक मंत्रिपरिषद होता है, उसी प्रकार ब्रिटेन में कैबिनेट से कहने का तात्पर्य है मंत्रिपरिषद। यानी जो इस मिशन में आए थे कैबिनेट मिशन में, वो सब क्या थे? मंत्री थे। इसमें 3 व्यक्ति आए थे। पैथिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर, तीसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, यह 3 व्यक्ति क्रिप्स कैबिनेट मिशन के साथ भारत में आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 3 लोग आते हैं भारत में। कौन कौन आ रहा है कैबिनेट मिशन के साथ? पैथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि कितने व्यक्ति आ रहे हैं?
स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। अगर आप लोग इसे आप एक प्रश्न ट्रिक समझ सकते हैं आप लोग, अगर इसको हम कह दें पैथिक लॉरेंस को पी, ए.बी. अलेक्जेंडर को ए बोल दें, स्टैफोर्ड क्रिप्स को अगर हम यस बोल देते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो संविधान सभा से पहले कैबिनेट मिशन आया था वो पास्ट था। पास्ट कहने का मतलब है पास्ट में 3 शब्द PAS को अगर हम मिला लें तो हमें नाम याद हो सकता है। कैसे? पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। यह 3 व्यक्ति भारत आते हैं। अब ये 3 व्यक्ति जो आते हैं भारत में, ये अपने ब्रिटेन में कुछ न कुछ मंत्री रहे होंगे। तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, ए.बी. अलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे व्यापार मंत्री। ठीक फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि 3 व्यक्ति आए थे, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लेकिन हम लोग नहीं देखते कि ये लोग किस मंत्रिमंडल से आए थे, यानी इनको कौन सा वहां पे विभाग मिला हुआ था। हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें क्या था? उसमें 3 व्यक्ति आए थे। कौन कौन से आए थे? पैथिक लॉरेंस आए थे जो भारत सचिव थे, ए.बी. अलेक्जेंडर आए थे जो वहां के नेवी मंत्री थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे जो वहां के व्यापार मंत्री थे। फ्रेंड, यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तब हम लोग क्या करते हैं, इसे हटाते हैं थोड़ा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तो हमने देखा कि कैबिनेट क्या होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मिशन क्या है। मिशन, आप लोग देखे होंगे जब कोई मिशन बनता है, किसी भी मिशन का एक उद्देश्य होता है। कोई भी मिशन में कुछ लोगों का एक समूह रहता है और बनाया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष हमेशा आगे चलता है। उसी प्रकार से जब मिशन है कोई, तो मिशन यानी प्लान अगर कोई है आपका, ठीक, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसका एक उद्देश्य होगा। ठीक, कहने का मतलब है जो कैबिनेट मिशन आया उसका क्या उद्देश्य था? उसका 2 उद्देश्य था, जैसे हमने आपको बताया। उसका पहला उद्देश्य था संविधान सभा, संविधान सभा। उसका दूसरा उद्देश्य था अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। ठीक फ्रेंड्स, अब एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो उसका क्या उद्देश्य था? पहला उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। दूसरा क्या था? अंतरिम सरकार। ठीक, तो हम यहाँ समझते हैं कैबिनेट मिशन का मतलब क्या है। किसी भी मिशन का मतलब क्या है? उसका एक उद्देश्य होता है। कोई भी मिशन हो, मिशन की जो कैबिनेट मिशन भारत में आया उसके 2 उद्देश्य थे। क्या थे? एक संविधान सभा था, दूसरा क्या था? अंतरिम सरकार। अब फ्रेंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं संविधान सभा क्या है, उद्देश्य इसका। जो संविधान सभा, ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पे संविधान सभा की बात हम लोग कर रहे हैं। तो संविधान एकाएक तो बना नहीं होगा। संविधान के लिए कई बार प्रयास किए गए होंगे, कई बार मांग की गई होगी। ऐसा तो नहीं है क्लीमेंट अटली लेबर पार्टी की सरकार आई, उनको रात में सपना आया, अरे हमारी सरकार आई, हम भारत को स्वतंत्र करके वहाँ पे संविधान लागू कर देते हैं, वहाँ के लोगों को कहते हैं आप अपना संविधान बना लीजिए। ऐसा तो होगा नहीं। तो हम लोग देखते हैं आखिर संविधान में क्या होता है, स्टेप वाइज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहला इसमें समझने की कोशिश करते हैं संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग क्या कहते हैं? डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी संविधान सभा की मांग पहले किसने की? कई बार एग्जामों में पूछा गया है भारत में से जो संविधान सभा है, संविधान सभा की मांग पहले किसने की थी। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं 1895 में। कब फ्रेंड्स? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने
पहली बार संविधान सभा की मांग की थी? किसने किया था फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। ठीक, लेकिन एक मांग कहाँ से किए थे? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इन्होंने मांग कहाँ की थी। एक स्वराज नामक पत्रिका आती थी, उस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। किस पत्रिका की? स्वराज नामक पत्रिका, स्वराज पत्रिका। इसमें भी एक स्वराज पत्रिका से क्या किए थे? संविधान सभा की मांग किए थे। इसमें क्या था? एक स्वराज बिल था। बिल को हम लोग क्या विधेयक भी बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यानी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। ठीक, किस कब किया था? पहली बार मांग की थी। किसके माध्यम से? स्वराज पत्रिका के माध्यम से। तो इसमें इन्होंने कहा था एक स्वराज बिल या पत्रिका में एक इन्होंने लेख लिखा था, उसमें इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि पहली बार मांग किए थे, पहली बार मांग किसने किया था फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक ने। अब उस समय एक ही संगठन था जो कांग्रेस था, बाकी जो भी लोग मांग करते थे वो जो कांग्रेस से मांग हो वो औपचारिक हो, जो कांग्रेस से मांग ना हो उसे हम क्या बोलते थे? अनौपचारिक। तो बाल गंगाधर तिलक जो मांग किए थे स्वराज पत्रिका के माध्यम से किए थे। ठीक, कांग्रेस के माध्यम से मांग नहीं किए थे, इस वजह से इनकी मांग अनौपचारिक थी। ठीक, तो क्या है? पहली एक हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यह पहली अनौपचारिक मांग थी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका के माध्यम से पहली बार मांग किया था। किसके लिए? संविधान सभा के लिए। यह पहली अनौपचारिक मांग थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पहली अनौपचारिक मांग कब की गई थी? तो कब की गई थी फ्रेंड्स? 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। अब इसको हम फ्रेंड्स हटा देते हैं। उसके बाद गांधी जी ने 1922 में महात्मा गांधी जी ने, जिसे हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से, किसके माध्यम से? यंग इंडिया के माध्यम से, यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने 1922 में संविधान सभा की मांग की थी। यह भी अनौपचारिक मांग कही जाएगी क्योंकि यह कांग्रेस के माध्यम से मांग नहीं की गई थी। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है गांधी जी ने कब संविधान सभा की मांग की थी? तो कब की थी? 1922 में। इन्होंने कहा था भारतीयों का संविधान भारतीयों के लिए होना चाहिए, यानी भारतीयों के द्वारा बनाना हुआ चाहिए। ठीक, तो हम एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। 1922 में महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। इन्होंने क्या कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक फ्रेंड्स, 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक, उसके बाद 1934 आता है। 1934 में एम.एन. राय जी ने, ठीक फ्रेंड्स, कौन? एम.एन. राय जी ने संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। यह किसके माध्यम से किए थे? कांग्रेस के माध्यम से। इस वजह से यह पहली औपचारिक मांग कही जाती है, पहली औपचारिक मांग। किसकी मांग? संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने किया था? एम.एन. राय जी ने। कब किया था? 1934 में। किसने किया था? एम.एन. राय ने। यह एक कम्युनिस्ट नेता थे, लेकिन यह कांग्रेस के माध्यम से पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किए थे। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ तक की पृष्ठभूमि में आपने देखा कि ऐसा पहले नहीं है पहली बार कि संविधान सभा की मांग एकाएक क्लीमेंट इटली जी ने संविधान सभा बनाने के लिए बोल दिया हो, ऐसा नहीं है। ठीक,
यानी एक लंबा प्रोसेस आया था उसके लिए 1895 से बाल गंगाधर तिलक से लेके बीच बीच में लोगों ने संविधान की मांग करते रहे हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं आखिर संविधान सभा क्या है। अगर हम इसको अलग से तोड़ लें, सभा क्या होती है, जिसे आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं असेंबली, ठीक, सॉरी फ्रेंड्स, असेंबली। असेंबली क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होती है, ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह। ठीक फ्रेंड्स, तो सभा क्या होती है, सभा जिसे हम लोग इंग्लिश में असेंबली कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह होती है। तो हम अगर कह सकते हैं इसे कि लोगों का समूह जो है वही क्या है, संविधान सभा है। ठीक, कह सकते हैं, यानी संविधान सभा हमारा कोई एक व्यक्ति नहीं है, लोगों के समूह से बनाया हुआ संविधान किसके माध्यम से है, संविधान सभा के माध्यम से बनाया हुआ। अब ये लोगों का समूह जो हमारा संविधान सभा में एकाएक तो आया नहीं होगा, उसके लिए एक प्रोसेस होगा। तो लोगों का समूह कैसे आया, उसके लिए चुनाव हुए। क्या हुए फ्रेंड्स, चुनाव हुए। किसका चुनाव हुए, संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो कैसे चुनाव हुआ, यानी कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, उसका आधार क्या है, इन सब पे हम आगे चर्चा करते हैं। कैबिनेट मिशन के द्वारा पूरे भारत को 389 सीटों में 389 सीटों में बांट लिया गया। ठीक, यानी इन्हीं 389 सीटों पर चुनाव होने थे। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन चुनाव जब होने थे 389 सीटों पे, तो उसका आधार क्या था, कोई आधार होना चाहिए। ठीक, यानी क्या आधार है जो 389 सीटों का। ठीक, तो ये आधार देखने के बाद हम लोग देखते हैं आधार क्या था इसका, जनसंख्या थी। ठीक फ्रेंड्स, जनसंख्या के आधार पे 389 सीटों का चुनाव होना था। अब जनसंख्या कैसे, यानी 389 सीटों में हर सीटों के लिए जनसंख्या कैसे डिसाइड की, उस समय डिसाइड किया गया था कि 10 लाख पर कितने सीट में फ्रेंड्स, 10 लाख पर एक सीट निर्धारित की गई थी। ठीक, 389 जो सीटें थी उसका आधार क्या था, जनसंख्या थी। ठीक फ्रेंड्स, 389 सीटों का आधार जनसंख्या थी। कितने थी, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। हम लोग यहाँ देखते हैं फिर से एक बार 389 सीटों को। जो 389 सीटें थी, क्या पूरा एक तरह से बटी हुई थी, यानी भारत के सभी भागों में बटी हुई थी, या कुछ क्षेत्रों में, जैसे हम आज देखें अपने भारत में बिहार के लिए अलग है, उत्तराखंड के लिए कुछ अलग सीटें दी गई हैं। आप देखेंगे साउथ में जाएंगे, उनके राज्यों में देखेंगे आप लोग, कर्नाटक में, केरल में, इनमें अलग अलग दिया गया है। क्या उस समय संविधान सभा में वही था कि बांटा गया था थोड़े थोड़े भागों में, कि एकाएक पूरा सीटें थी 389 में बांटा गया? तो हम लोग देखते हैं 389 जो सीटें थी उसे दो भागों में बांटा गया था। एक 93 सीटें थी आपकी, एक साइड 292 प्लस 4 सीटें। जो ये 292 सीटें आप थी, एक ब्रिटिश भारत को दी गई थी। किसको दी गई थी, ब्रिटिश भारत को 292 सीटें, यानी जिस समय ब्रिटिश में गवर्नर वगैरह जहां पे थे। 4 जो सीटें थी आपको ब्रिटिश कमिश्नरी को दी गई थी। कमिश्नरी कहने का मतलब, जैसे आप लोग देख रहे होंगे यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार से 4 सीटें उस समय जो कमिश्नरी होती थी उससे 4 सीटें दी गई थी। ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें दी गई थी, 292 सीटें थी। जो 93 सीटें थी ये देसी रियासतों या देसी राजा रजवाड़ों को दी गई थी। राजा रजवाड़ों को दी गई थी या देसी रियासतों को दी गई थी। कितना सीटें, 393 सीटें। अब आपको कहीं नहीं बताया जाता है कि ये जो 4 सीटें हैं ये कहाँ कहाँ दी गई थी। ठीक, कई बार फ्रेंड्स उसमें प्रश्न बना है कि 4 सीटें जो हैं ये कहाँ कहाँ हैं, लोग इससे नहीं पता, कई सारी बुकों में भी ये चीजें नहीं लिखी हैं। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक कमिश्नरी वाली जो 4 सीटें हैं कहाँ पे हैं, तो हम लोग बांटते हैं A, B, C, D में 4 में हम लोग बांट लेते हैं। आप लोग इसे चाहे ट्रिक कहिए या आप ऐसे कह ले सकते हैं। A का मतलब है अजमेर। ठीक फ्रेंड्स, B का मतलब है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। C का मतलब है आपका कुर्ग, कुर्ग कौन सा एरिया है, कर्नाटक वाला है। D क्या है आपका, दिल्ली, जिसे आप लोग हिंदी में दिल्ली बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स,
अब फिर से एक बार हम देखें, जो 389 सीटें थी भारत के संविधान सभा के चुनाव कराने के लिए, 389 सीटों को 2 वर्गों में बांटा गया था। 93 सीटें जो थी देसी राजा रजवाड़ों के लिए थी और 292 सीटों में ब्रिटिश भारत को दी गई थी। 4 सीटें जो कमिश्नरी को दी गई थी। कमिश्नरी जो 4 सीटें थी किसको किसको बांटी गई थी? 4 सीटें जो थी अजमेर को, बलूचिस्तान को, कुर्ग को, दिल्ली को। यानी अजमेर से भी एक कमिश्नर था, बलूचिस्तान से एक, कुर्ग से एक, दिल्ली से। हमें ऐसा होगी फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो बाकी जो चर्चाएं हैं हम लोग कल चर्चा करेंगे कि देसी रियासतों के यानी चुनाव कैसे हुआ, प्रत्यक्ष रूप से हुआ चुनाव, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ तो कैसे हुआ। ठीक फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप लोग YouTube को देखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। हम आशा कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।